the destroyer of worlds. भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 32 कालोक्ष्मी लोकक्षायक ऋत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुमीह प्रवृत्ता ऋतेपि त्वम न भविष्यन्ति सर्वेय वशिष्ठा प्रत्यानेक्षु योद्धा। अर्थात मैं मृत्यु हूं और पूरी दुनिया का विनाश करने वाला काल बनकर आया हूं। इस वीडियो में भगवत गीता के श्लोक का रेफरेंस देने वाले शख्स है अमेरिकन फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, none other than the father of atomic bomb। लेकिन आखिर उन्होंने भगवत गीता के इस स्पेसिफिक श्लोक का रेफरेंस क्यों दिया, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उन्हें भगवत गीता के बारे में इतना कैसे पता और कैसे इस श्लोक ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया। चलिए देखते हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क के एक छोटे से घर में हुआ था। बचपन से ही रॉबर्ट बहुत ही वर्सेटाइल और सभी चीजों को लेकर काफी क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु थे। अब उनके हद से ज्यादा क्यूरियस होने का एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो उन्होंने अपने 3rd और 4th दोनों कक्षाओं की स्टडी एक ही साल में पूरी कर ली थी, और यहां तक कि 8th स्टैंडर्ड भी उन्होंने बस आधे साल में ही कंप्लीट कर लिया था। यहां तक कि 12 साल की उम्र में ही वो न्यूयॉर्क मिनरोलॉजिकल क्लब में एज अ लेक्चरर चुने गए थे। लेक्चर बनने के बाद उनके लिए किताबें ही मानो उनकी दुनिया बन चुकी थी। सुबह शाम वो उन्हें पढ़ते रहते थे और ज्ञान ग्रहण करते रहते थे। इसके पीछे एक वजह भी थी कि उनके ज्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट दूसरे बच्चे उन्हें काफी बुली किया करते थे। वेल यू सी, बचपन में रॉबर्ट अपने बाल लंबे रखा करते थे। उनके चलने बोलने का तरीका बाकी लड़कों से काफी अलग था, और साथ ही वो इतने ज्यादा सेंसिटिव थे कि या तो वो एकदम छोटी सी बात पे शर्मा जाते थे, या तो उन्हें कुछ बुरा भला अगर किसी ने कह दिया वो तुरंत रो देते थे। और उनके इसी सेंसिटिव बिहेवियर की वजह से उनके क्लासमेट्स उन्हें क्यूटी बुलाकर उन्हें बुली किया करते थे। अब मे बी सुनने में आपको ये बात साधारण सी लगेगी, जैसे हर कोई बच्चे को चिढ़ाया जाता है कभी ना कभी। ये चीज काफी दर्दनाक एक्सपीरियंस था, और इन चीजों की वजह से उनका स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया था। अब इस टॉर्चर की सभी हदें तो तब पार हो गई जब 14 साल की उम्र में एक समर कैंप के दौरान रॉबर्ट के फ्रेंड्स ने उनके सारे कपड़े निकालकर उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हरा रंग लगाकर उन्हें पूरे रात के लिए आइस हाउस की कड़कड़ाती ठंड में बंद कर दिया था। अब ऐसे में कोई भी ऑर्डिनरी इंसान तो दूसरे दिन शर्मिंदगी के मारे कैंप छोड़कर घर चले जाता, लेकिन रॉबर्ट उनमें से नहीं थे। पुलिस की कंप्लेन करने के बजाय उन्होंने अपने घर पे जब लेटर भेजा तो उन्होंने ये लिख के भेजा कि वो तो यहाँ पर बहुत खुश है और उनके क्लासमेट्स उन्हें रोज लाइफ को लेकर एक नया सीख दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन कितना मैच्योर वो बंदा एक कम उम्र से था। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि वी मस्ट एम्ब्रेस पेन एंड बर्न इट एज फ्यूल फॉर आवर जर्नी, और ऐसा ही कुछ हुआ। इन इंसिडेंट्स के बाद इनकी लाइफ की जर्नी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसके बाद वो कभी रुके नहीं। सितंबर 1922 में रॉबर्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की, और अगले 3 साल में फिलॉसफी, फ्रेंच, लिटरेचर, इंग्लिश, इंट्रोडक्टरी कैलकुलस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और फिजिक्स जैसे कई सारे कोर्सेज पढ़कर खत्म भी कर दिए। पर इतना सब कुछ सीखने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, और उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है वो अभी तक कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। और इसी इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड रेनाउंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेते ही वो अपने रिसर्च पेपर के साथ सीधा जा पहुंचे द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के पास। लेकिन फिजिक्स में रॉबर्ट की इन कैपेबिलिटीज को देखते हुए उन्होंने रॉबर्ट को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया, और इसीलिए मन ना होते हुए भी रॉबर्ट को जे थॉमसन के साथ काम करना पड़ा। वो वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और होंगे भी कैसे, क्योंकि जे थॉमसन लेबोरेटरी में उनका काम था इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए बेरिलियम की थिन फिल्म को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहना। पर उनका मेन इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को स्टडी करना, ना कि उनके वजह से हो रहे वेव्स और इवेंट्स को ऑब्जर्व करना। लेकिन फिर भी रॉबर्ट ने अपना काम बखूबी किया, और एंड में इलेक्ट्रॉन वेव्स को समझते समझते उनका क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक इंटरेस्ट आने लग गया, और ऐसे ही अपने वर्सेटाइल नेचर की मदद से उन्होंने बाकी के कई फील्ड्स में भी कंट्रीब्यूट किया। अब ये वो कैसे कर पाया? वेल, बिकॉज उन्होंने हमेशा वही किया जो उनका काम था। भले ही वो परफेक्ट नहीं थे, बट ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट ही वाज आस्क्ड टू डू। और अगर हम इस चीज को भगवत गीता में देखें तो चैप्टर 18 वर्स 47 ये कहता है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण्ना परधर्म स्वनुष्ठितात् स्वभावा नियताम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किभिशाम अर्थात। इसका मीनिंग ये है, इट इज बेटर टू डू वंस ओन धर्मा इवन दो इम्परफेक्टली देन टू डू अनदर्स धर्मा इवन दो परफेक्टली। बाय डूइंग वंस innate duties
स्टडीज अ पर्सन डज नॉट इनकर सिन। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ब्लैक होल्स पर भी स्टडी करना शुरू किया था। इनफैक्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थियरी जो कि कई बार रिजेक्ट हुई थी, उसी थियरी को यूज करके उन्होंने यह साबित किया कि यूनिवर्स में ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। और उनके इसी रिसर्च ने सभी साइंटिस्टों को यूनिवर्स को देखने का एक नया नजरिया दे दिया। अब इतने कम उम्र में मिल रहे सक्सेस को देखकर सभी को ऐसे ही लग रहा था कि चीजें एकदम अच्छी चल रही है। लेकिन एज वी ऑल नो, ऐसा अक्सर होता है कि ऊपर ऊपर से दिखने वाली अच्छी चीजें असल में कुछ और ही होती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने लगा। बचपन का ट्रॉमा, सबसे बड़े फिजिसिस्ट से मिला रिजेक्शन और मनचाहा काम न कर पाना, इन सभी चीजों ने रॉबर्ट को मेंटली अब इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि रॉबर्ट के प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका असर दिखने लग गया था। एक दिन जब वो एक लेक्चर ले रहे थे, तब अचानक से वो लेक्चर छोड़कर बस ब्लैक बोर्ड को ऐसे घूरने लग गए और बार बार बस एक ही बात को दोहरा रहे थे, द पॉइंट इज, द पॉइंट इज, द पॉइंट इज, द पॉइंट इज। पर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने उनके इस बर्ताव को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उनका दिमागी संतुलन इतना बिगड़ता गया कि उन्होंने अपने दोस्त तक को मारने की कोशिश की। दरअसल उनके करीबी दोस्त फर्ग्यूसन ने यह ऑब्जर्व किया कि रॉबर्ट को कुछ भी जब भी बोला जाता था तो या तो वो बहुत ही दुखी हो जाते थे या तो एग्रेसिव हो जाते थे, और इसीलिए फर्ग्यूसन ने सोचा कि क्यों ना उन्हें एक गुड न्यूज दिया जाए, शायद ये न्यूज सुनकर वो खुश हो जाएंगे। और इसीलिए फर्ग्यूसन ने ये चीज जाहिर की कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाले हैं। अब इस बात को सुनकर खुश होने के बजाय रॉबर्ट ने फर्ग्यूसन का गला दबोच लिया। अब उस समय फर्ग्यूसन ने जैसे तैसे करके अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वो समझ गए कि रॉबर्ट के साथ कुछ डेफिनेटली बहुत ही बुरा हो रहा है, और इस वजह से उन्होंने अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ा। कुछ वक्त बीतने के बाद यह पता चला कि रॉबर्ट के इस इंपल्सिव एंड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के पीछे का मेन रीजन था डिमेंशिया प्रेकॉक्स। दरअसल ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें किसी इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि उसके आजू बाजू के लोग उसकी जान के दुश्मन हैं और कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। सो बेसिकली द पेशेंट फील्स वेरी इनसिक्योर। मगर इस कंडीशन के होने के बाद भी आप इमेजिन कर सकते हो कितना डर में जी रहे थे, स्टिल वो अपने वर्क पर इस चीज का कोई भी असर नहीं होने देते थे। इनफैक्ट उन्होंने डिप्रेशन में ही हाइजेनबर्ग, यूजीन विग्नर, वुल्फगैंग पॉली और एनरिको फर्मी जैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों के साथ काम किया था, और काम कर भी रहे थे। इनफैक्ट इसी दौरान उन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स हासिल किया, जो था उनका ओपेनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस। रॉबर्ट के इस डिस्कवरी ने न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे दिया, लेकिन इवेंचुअली रॉबर्ट को ये सभी चीजें काफी आसान लगने लगी थी और वो इस सब से बोर होने लग गए थे, और इसीलिए खुद को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना साइंस के एकदम विपरीत चीजों को पढ़ा जाए, और इसीलिए उन्होंने मिस्टिकल और क्रिप्टिकल चीजों की दुनिया में एंटर किया। तब उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा वाइड और डीप मिथोलॉजी हिंदू मिथोलॉजी है, और इसीलिए हिंदू टेक्स्ट को समझने के लिए 1933 में उन्होंने बर्कली में संस्कृत सीखना तक शुरू कर दिया। उस दौरान उनके संस्कृत प्रोफेसर और इंडोलॉजिस्ट आर्थर डब्ल्यू राइडर ने रॉबर्ट को भगवत गीता पढ़ने की सलाह दी, और उनकी इसी सलाह ने आने वाले दिनों में रॉबर्ट को एक नई पहचान दी। रॉबर्ट को न्यूक्लियर फील्ड में मिल रहे सक्सेस और उनकी नई पर्सनालिटी को देखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रोव्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए रॉबर्ट को खास तौर पर चुना। ग्रोव्स को पता था कि रॉबर्ट अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट और एम्बिशियस है, और रॉबर्ट जनरल ग्रोव्स के इस विश्वास पर खरे भी उतरे। ओपेनहाइमर ने अपने स्किल्स और इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा बॉम्ब बनाया जो मुंबई जैसे 3 शहरों को आज के तारीख में भी चुटकियों में खत्म कर सकता था। इनके इसी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए इन्हें नाम दे दिया गया द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एंड ऑल्सो द इन्वेंटर हु चेंज्ड द वर्ल्ड। अब बॉम्ब तो तैयार हो गया था, वक्त था उसके टेस्टिंग का। 16 जुलाई 1945, न्यू मैक्सिको, यूएसए, 5:45 AM दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया। यह एक्सप्लोजन इतना विशाल था कि इसमें 11 किलोमीटर ऊंचा यानी 8 बुर्ज खलीफाओं जितना लंबा मशरूम क्लाउड फॉर्म हुआ था, जिसमें से 21 किलोटन TNT जितनी एनर्जी रिलीज हुई। इट वॉज एंड ऑफ एन ओल्ड एरा एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वन। इस पूरे दृश्य को देखकर ओपेनहाइमर को भगवत गीता का एक श्लोक याद आया, दिवि सूर्य सहस्रस्य भावेद युगपाद उठितल यादि भसदृशी ससी अदभाषास्तस्य महात्मना। अर्थात आकाश में अगर 1000 सूरज एक साथ फट जाए तब जितनी रोशनी दिखाई देगी, बस वही रोशनी भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देती है। अब टेस्टिंग तो सक्सेसफुली हो गई थी, बारी थी इसे जंग में यूज करने की। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया।
और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन नाम के दूसरे बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया गया। इस हमले ने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली और इससे हुए तबाही ने वर्ल्ड वॉर 2 का अंत ला दिया। इस तबाही के मंजर को देखते हुए रॉबर्ट को गीता का एक श्लोक याद आया। कालोष्मी लोकक्षाय अकृत प्रवृद्धो लोकन क्षामा हर तुम्हीह प्रवृत्ता। ट्रांसलेटेड एज दिस, Now I am become death, the destroyer of worlds. लेकिन उनके बोले इस श्लोक को सबसे पहले लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया। उन्हें ऐसा लगा कि रॉबर्ट खुद के बारे में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।